मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से आप लोग का नए क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है पिछले क्लास में कल गॉस थ्योरम का लेक्चर दिए थे और आज गॉस थ्योरम लिखाना है। आप सभी की क्लास ऑनलाइन चल रहा है। ऐसा भी इंफॉर्मेशन मिला है, सूचना मिली है कि 1 से 2 दिन में या 3 दिन में आपका लाइव क्लास शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप फेस टू फेस पढ़ सकते हैं। जो बोलना आप बोल सकते हैं घर से बैठे हुए। आगे बढ़ते हैं। आज एक मिनट। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट्स का पार्ट नंबर 4। याद कीजिए पढ़ाए थे इलेक्ट्रोस्टैट्स के 4 पार्ट होते हैं। एक था आपका चार्ज एंड फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा था गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तीसरा पार्ट था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चौथा पार्ट था कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। तो ये 4 पार्ट जो है आपके किताब में दिया गया। किताब में आप देख सकते हो हमने 4 में एक पार्ट जो है आपका समाप्त कर दिया है, चार्ज एंड फील्ड इंटेंसिटी। आज दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। शायद इसका लेक्चर हो गया था पिछली क्लास में। आज इसको लिखाना है, तो आज इसको देखिए, समझिए। जहाँ डाउट हो उसको कमेंट करके आप पूछ सकते हो। चलिए बोल देखिए। आज का टॉपिक है पार्ट नंबर 2, गॉस थ्योरम का प्रमेय एवं इसका अनुप्रयोग। ये आज का टॉपिक है। चैप्टर कहिए, टॉपिक कहिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भाग कहिए, बात की है। आज हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन के बारे में। या जी गॉस प्रमेय के बारे में बताए थे। गॉस प्रमेय क्या है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, ये बताए थे लेक्चर क्लास में। आप लोग देख चुके हो, पढ़ चुके हो। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ये है क्या। केवल सुने थे, आज लिखाएंगे। आज से कॉपी में अपलोड कर सकते हैं। तो गॉस प्रमेय आपके पास बुक हो तो बुक में निकाल के देखिए। बुक में सारे टॉपिक दिया गया है। पढ़ाने के बाद आप बुक देखिए, समझ में ज़्यादा है, तो इसलिए बार बार इसको देखिए। तो गॉस प्रमेय में सबसे पहले आपका टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हिंदी बोलते हैं इसको विद्युत फ्लक्स। ये आज का टॉपिक है। अब विद्युत फ्लक्स है क्या, तो याद कीजिए बताए थे कल कि किसी बंद सतह या पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युतीय रेखाओं की संख्या को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से डिनोट किया जाता है। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। यह एक अदिश राशि है।
तो आज इसको लिखते हैं, कल बताया था, लिखिए। कैसे लिखेंगे? बोल भी रहा है और बोर्ड पर लिख भी रहा है, आप दोनों में से कोई एक को कीजिए। किसी बंद सतह या पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को किसी बंद सतह या पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एवं बीमा कैसे बनता है वो देख लीजिए। ये रहा आपका न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन का हो गया N/L/T-2 और मीटर का हो गया L2, कूलम का हो जाएगा AT, ये हो जाएगा M2 1 3 Ml3 T-3 2 बाई OT को ये हो जाएगा T-, इसका क्या होता है N L-3 Ml3 T-3 A- होता है। यह एक स्केलर वाइद्युति रिपोर्ट को देखिए। कोई पूछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं तो बोलिए किसी बंद सतह या पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है। इसका ऐसे ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एवं बीमा Ml3 T-3 A-1 होता है। यह कौन सी राशि है तो यह एक अदिश राशि है। इट मींस स्केलर क्वांटिटी है। तो ये रहा आपका आंसर। फिर से बोल देते हैं, किसी बंद पृष्ठ या सतह से होकर गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है। इसका ऐसे ही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
एवं बीमा ml3t-3a-1 होता है। यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा। अब चलते हैं इसका व्यंजक ज्ञात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पिक्चर के द्वारा कैसे दर्शाएंगे। अब बोर्ड पर देखिए, पहले इसको लिखिए, उसके बाद इसका पिक्चर दिखाते हैं। क्या है? नेक्स्ट है, बोर्ड पर देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पिक्चर के द्वारा हम समझाते हैं। मान लीजिए यह कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, जिसका पृष्ठीय सरफेस क्या है, S है, और ये रहा इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखा, ठीक है। तो माना कि एक बंद पृष्ठ है जिसका पृष्ठीय क्षेत्र क्या है, S है, और यह हो गया आपकी विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या। तो अभी आप लिखा है कॉपी में, आप पढ़ चुके हैं कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये रहा क्षेत्र तीव्रता वेक्टर E, और ये रहा इस पृष्ठ का अल्पांश क्षेत्रफल। अल्पांश माने बहुत कम। ये सब टोटल जो है सभी पृष्ठ का संपूर्ण सतह है सब। यह जितना ब्लॉक किए हैं ये जो है आपका क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल है। क्या है? अल्पांश क्षेत्रफल। अब ये रहा इसका अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, तो वेक्टर ds क्या है, वेक्टर ds। और इसके बीच का कोण क्या है, थीटा। क्या है? थीटा। तो बोर्ड पर देखिए, यदि स्मॉल एरिया इलामेंट, हिंदी बोलते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल। यदि स्मॉल एरिया एलिमेंट से क्या हो, वेक्टर ds हो, तथा क्षेत्र तीव्रता वेक्टर E एवं इसके बीच का कोण थीटा हो तो क्या हो, यदि स्मॉल एरिया एलिमेंट से ds तथा क्षेत्र तीव्रता क्या वेक्टर E होती है, इनके बीच क्षेत्र तीव्रता वेक्टर E एवं इसके बीच कोण क्या थीटा हो,
देखिए बोर्ड पर, यह संपूर्ण सतह इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, सरफेस एरिया S है, यहाँ इंटेंसिटी E है और स्मॉल एरिया एलिमेंट्स क्या है ds है, इसके बीच का कोण क्या है थीटा है। तो जब अल्पांश क्षेत्रफल है स्मॉल एरिया एलिमेंट से, तो श्योर है कि यहाँ पर भी फ्लक्स का मान क्या होगा, अल्पांश होगा, कम होगा। तो जानते हो कि अल्पांश फ्लक्स को d फाई के द्वारा, किसके द्वारा, d फाई के द्वारा दर्शाते हैं। जब अल्पांश एरिया ds है तो फ्लक्स क्या होगा, d फाई होगा। तो d फाई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। अर्थात हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स का दूसरा परिभाषा भी बोल सकते हैं कि किसी पृष्ठ के अल्पांश एरिया और क्षेत्र क्या बोलते हैं, क्षेत्र तीव्रता के गुणनफल को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। फिर से किसी पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल ds एवं क्षेत्र तीव्रता E के गुणनफल को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अर्थात d फाई बराबर वेक्टर E डॉट ds। अब इसको हम वेक्टर के रूप में हटाएंगे तो इसीलिए हो जाएगा d फाई बराबर, एक तो फॉर्मूला ये हो गया आपका, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा E ds cos थीटा, एक फॉर्मूला ये हो गया आपका। अब हमको निकालना है संपूर्ण फ्लक्स का मान, ये डी जो फ्लक्स निकला डी फाई ई डी एस cos थीटा, बस ये इतना ही पर फ्लक्स का मान है, इतना ही पर। हम ये अल्पांश भाग पर हमको निकालना है संपूर्ण सतह पर फ्लक्स का मान क्या होगा। तो संपूर्ण सतह पर फ्लक्स का मान हो जाएगा, इसीलिए टोटल फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस। अब जानते हैं कि अभी डी फाई निकला है, इस स्मॉल एरिया एलिमेंट्स पर जो डी फाई का मान निकला है ई डी एस cos थीटा निकला है। हमको निकालना है कि संपूर्ण सतह पर फ्लक्स का मान क्या होगा। तो अब जानते हो संपूर्ण सतह पर निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डी, क्लोज इंटीग्रेशन, ये क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन, बंद पृष्ठ किसका, एस का, वेक्टर ई डॉट ds, या ऐसे ही बोल सकते हैं। इसीलिए फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos थीटा, ये भी फॉर्मूला हो गया। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का व्यंजक या फॉर्मूला, जो भी कहिए। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। इस पिक्चर को बना लीजिएगा। पिक्चर बनाने के बाद लिखेंगे यदि स्मॉल एरिया एलिमेंट्स क्या हो, वेक्टर ds हो तथा क्षेत्र तीव्रता वेक्टर E हो एवं इसके बीच का कोण क्या थीटा हो, तो d फाई बराबर वेक्टर E डॉट ds। d फाई बराबर जब वेक्टर साइन रखता है तो अब हम तो a डॉट b बराबर ab cos थीटा, तो E डॉट ds बराबर E ds cos थीटा। अब हमको संपूर्ण सतह फ्लक्स का मान निकालना है। तो टोटल फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस, अर्थात संपूर्ण सतह पर फ्लक्स का मान इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों पक्षों का। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, इसलिए फाई बराबर ई ds cos थीटा। ये रहा आपका संपूर्ण फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ पर फ्लक्स का। आप एग्जाम में आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं, तो आपको परिभाषा लिखा है किसी बंद सतह से या किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युतीय रेखाओं की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो वह परिभाषा हो गया। पूछे इसका व्यंजक प्राप्त करें तो पिक्चर बना के आप इसको लिख सकते हैं, या फॉर्मूला पूछे कि फाई बराबर सूत्र क्या होता है, बोलना E डॉट ds, या d फाई बराबर सूत्र क्या होता है, वेक्टर E डॉट ds,
या ई डी एस कॉस थीटा। संपूर्ण सतह फ्लक्स का मान क्या आता है, बोला फाई बराबर डी फाई इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा या वेक्टर ई डॉट डी एस, ऐसे बोल सकते हैं। ये रहा टोटल फ्लक्स, ये रहा अल्पांश फ्लक्स। इसमें कोई डाउट है? अंक में देखिए कोई डाउट नहीं होगा, सब क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको छाप दिए। इसको हटाते हैं, साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम। हिंदी बोलते हैं गॉस का ये आपके नेक्स्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम। भी बोलते हैं गॉस का प्रमेय। गॉस थ्योरम क्या है, परिभाषा बोर्ड पर देखिए, कल परिभाषा लिखाए थे, ने बताए थे कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित फ्लक्स एवं उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश में एक संबंध का खोज किया था, जिसे गॉस के प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में कुल फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश के 1/ε0 के गुना के बराबर होता है। इस प्रकार के प्रमेय को गॉस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इसमें बता चुके हैं, कल बताए थे, आज लिखा है, इसको लिखिए। गॉस का पूरा नाम होता है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। गॉस का पूरा नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किसी बंद पृष्ठ एवं किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एवं उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश के बीच एक संबंध का खोज किया था, जिसे गॉस थ्योरम कहते
इस प्रमेय के अनुसार यहां से परिभाषा शुरू हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश के 1/ε0 के गुणा के बराबर होता है। इसे ही गॉस थ्योरम कहते हैं। तो कोई पूछे गॉस थ्योरम क्या है तो बोलिएगा, बोर्ड पर लिखिए, पढ़ देते हैं। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित इलेक्ट्रिक फ्लक्स एवं उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश के बीच एक संबंध का खोज किया था, जिसे गॉस थ्योरम कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश के 1/ε0 के गुणा के बराबर होता है। तो इसे गॉस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। अर्थात फाई बराबर उस पृष्ठ द्वारा कुल फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश के 1/ε0 के गुणा के बराबर होता है। तो इस प्रकार के सिद्धांत में फाई बराबर Q/ε0 को ही गॉस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। ये रहा आपका अर्थात करके यहाँ तब लिखिएगा फाई बराबर, कोई पूछे गॉस प्रमेय क्या है तो बोल दीजिए फाई बराबर Q/ε0 को ही गॉस प्रमेय के नाम से जाता है। बोले इसका परिभाषा बताइए तो बोला कि किसी कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित इलेक्ट्रिक फ्लक्स एवं उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश के बीच एक संबंध का खोज किया था, जिसे गॉस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में कुल फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश के 1/ε0 के गुना के बराबर होता है। इस प्रकार के नियम को गॉस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। अर्थात फाई बराबर Q/ε0 को ही गॉस प्रमेय कहते हैं। इसको छापिए, लिखिए, जहाँ डाउट हो पूछिए। चलिए लिखिए। बढ़ते हैं। ये आपका गॉस प्रमेय। अब चलते हैं हम लोग सिद्ध करने फाई बराबर Q/ε0 कैसे आता है, कहां से आता है कि फाई बराबर Q/ε0 कैसे हो जाता है। इसको बोर्ड पर सिद्ध करते हैं। बोर्ड पर देखिए,
अब हमको सिद्ध कर देना है कि फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे आता है। तो पिक्चर बनाते हैं, समझाते हैं। देखिए आपके क्लास में और इस ऑनलाइन क्लास में काफ़ी अंतर है, काफ़ी डिफरेंट हो रहा है। क्लास में थोड़ा सा स्पीड के साथ पढ़ाते हैं, आप लोग सामने रहते हो, डिस्कस होता है, आप क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दिया जाता है, या क्वेश्चन में नहीं आता तो फिर बोलते हैं दोबारा बताइए। तो क्लास में ऑनलाइन में काफ़ी मतलब है। क्लास में आदमी आपको समझाता है, बताता है, जहाँ डाउट तो फिर आप दोबारा पूछते हो, फिर दोबारा समझाया जाता है। अब ऑनलाइन क्लास में हम लोग एक बार बोलते हैं, समझाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम स्लो पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। एक बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, हर टॉपिक को बोर्ड पर आराम से लिख रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, प्रत्येक टॉपिक आपको समझ में आए, रहे कि हाँ आप घर पर बैठ कर उसको पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए आराम से बोर्ड पर लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो गॉस थ्योरम सिद्ध करने चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको सिद्ध कर देना है कि फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे आता है। तो उसके लिए पिक्चर बनाते हैं। अब आपके एग्जाम में, तो ये एग्जाम में 5 नंबर में आता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, गॉस प्रमेय को लिखें, तो केवल परिभाषा लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। लेकिन गॉस प्रमेय को लिखें और उसे प्रमाणित करें, तो आपको ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो आपको परिभाषा लिख के, उसका पिक्चर बना के, भाषा लिख के, तब आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी हम परिभाषा पढ़ा चुके हैं। आपको यह सिद्ध कर देना है कि फाई बराबर ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे आता है, ये सिद्ध कर। क्लियर? इसे सिद्ध करने के लिए पिक्चर बनाना पड़ेगा, माना कि जरा के लिखाना पड़ेगा। तो इसको लिखाने के दौरान, इसको सिद्ध करने के दौरान अगर पिक्चर समझ में आ गया तो प्रत्येक थ्योरम आपके क्लियर हो जाएंगे कि फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे आता है। काफी आसान है, अब ये लिखते हैं, आपको लिखिए समझ में आ जाएगा, काफी आसान है। तो ये कोई पूछे फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्या, तो बोलिए फाई बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और क्यू क्या बोलते हैं? चार्ज, आवेश। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो परमिटिविटी है, या इसको बोलते हैं विद्युतशीलता है। तो इसको सिद्ध करना है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी परिभाषा लिखा है कि किसी बंद पृष्ठ में कुल फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश के 1/एप्सिलॉन के बराबर होता है। इसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो सिद्ध करते हैं। टाइम कितना बचा हो? 1 मिनट। एक काम कीजिए, टाइम हो गया, आज इतना ही रख देते हैं। इसको सिद्ध करेंगे कम से कम 20-25 मिनट टाइम लगेगा। तो कल की क्लास में आएंगे तो परिभाषा लिखाने के बाद यहाँ तक पढ़ा चुके हैं, इसको सिद्ध कर देंगे कल। फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे आता है, आपकी किताब में, कॉपी में सिद्ध करा देंगे। हम बोर्ड पर सिद्ध कर देंगे, आप बोर्ड पर से देखकर छाप लेना। कोई ऐसा लाइन नहीं हो जो आपको समझ में नहीं आएगा। बस आपका काम क्या है, घर पर बैठकर बार बार कॉपी को देखना, बार बार उसको मोबाइल से प्रत्येक थ्योरम को देखना, प्रैक्टिस करना, याद करना। तो आज इतना ही, टाइम हो गया है, कल आप करते हैं। ऑल द बेस्ट।